हर कोई अमीर बनने का पोटेंशियल रखता है। यही है रॉबर्ट टी कियोसाकी का संदेश, जो अपने रिच डैड ज्ञान को 25 साल से शेयर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इतने लोग क्यों पैसे की तकलीफ में फंसे हैं? रिच डैड का व्याख्या: उनकी मानसिकता ऐसी है जो उन्हें पैसे कमाने से रोकती है। जहां व्यापारी मौके देखते हैं, वहां ये लोग रुकावटें देखते हैं। जहां अमीर लोग संपत्ति देखते हैं, वहां ये लोग जिम्मेदारियां देखते हैं। सफलता सारांश रूप से आपकी दृष्टि पर निर्भर करती है। ये बुक यह दिखाती है कुछ ऐसे सिद्धांत जो कियोसाकी को अमीर बनाया। आप यह सीखेंगे कैसे इन्हें लागू करके आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। आप यह भी जानेंगे कि आपको सही चीज ढूंढने से पहले बहुत कुछ ट्राई करना होगा। कैसे आप अपने खुद के पैसे का इस्तेमाल किए बिना एक आय बना सकते हैं, और क्यों एक कठिन संपत्ति से सबसे अच्छा निवेश हो सकता है। आप छोटे पैसे को बड़े कैसे बनाते हो? यह सवाल रॉबर्ट कियोसाकी को मिड 1970s में परेशान करता था। 20 साल बाद वह एक करोड़पति थे जो जल्दी से रिटायर होने के लिए तैयार थे। उन्होंने कोड तोड़ लिया था। तो उनका राज क्या था? लेसन: लेवरेज इज पावर। एक शब्द में लेवरेज या कम से ज्यादा काम निकालना। यह आइडिया एक लीवर पर बेस्ड है, एक डिवाइस जो एक बार और एक पिवट का उपयोग करके भौतिकी नियमों को लगाता है, भारी चीजों को थोड़ा प्रयास से हिलाता है। लेवरेज सिर्फ फिजिकल काम के बारे में नहीं है, बल्कि यह दुनिया को चलाने वाले नियमों में से एक है। यहाँ का मुख्य पॉइंट यह है, लेवरेज ताकत है। चलिए एनिमल वर्ल्ड को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमंस चीटास या बेयर्स जितने फास्ट या स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। बर्ड्स और फिश की तरह हम उड़ नहीं सकते या अंडर वाटर रह नहीं सकते, और फिर भी हम अर्थ पे रूल करते हैं। यह लेवरेज है। चीटास, बेयर्स, बर्ड्स और फिश नेचर ने उन्हें जो फायदे दिए हैं उनका उपयोग करते हैं, लेकिन उन्हें बढ़ाते नहीं हैं जैसे ह्यूमंस करते हैं। दूसरी तरफ हम अपने बेस्ट गिफ्ट माइंड का लेवरेज करते हैं, चीजों को करने के लिए जो हमारे बॉडीज नहीं कर सकती। हमने टूल्स बनाए, जैसे लीवर्स से रॉक्स हिलाने या व्हीकल्स से लैंड, एयर और अंडर वाटर फास्ट मूव करने के लिए। इनोवेशन का इतिहास एक सीरीज है टेक्नोलॉजिकल जंप्स की, जो हमारे स्पीशीज को नेचुरल वर्ल्ड पे ज्यादा लेवरेज देता है, और यह लेवरेज ने ह्यूमन सोसाइटी को शेप किया है। लगभग 5000 साल पहले सी ट्रेडर्स ने डिस्कवर किया कि एक पोल और एक क्रॉसबार पे बड़े शीट्स वोवन फ्लैक्स लगाने से उन्हें विंड का उपयोग कर सकते हैं। विंड का पावर उनके बोट्स को हिलाता था। अचानक वह कम से ज्यादा कर सकते थे। सेलिंग रोवर्स पे डिपेंड करने से ज्यादा सिंपल और इफेक्टिव थी। यह ज्यादा फोर्सफुल भी थी। बोट्स अब ज्यादा गुड्स लेकर कभी से ज्यादा दूर जा सकते थे। ट्रेडर्स और लीडर्स जो इस नई टेक्नोलॉजी को अपनाया, उन्होंने तरक्की की और स्ट्रॉन्ग एम्पायर्स बनाए। हाल के एडवांसेस भी सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। आज पूरी फ्लीट्स कंटेनर शिप्स को दुनिया में किसी भी पोर्ट पे एक बटन क्लिक करके भेजा जा सकता है। एंटरप्रेन्योर्स जो इंटरनेट का उपयोग करने का जल्दी से जल्दी समझे, उनमें से कुछ सबसे अमीर लोगों में से हैं जो कभी जी रहे हैं। यह बुक टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, तो यह कॉन्सेप्ट्स और मेथड्स के बारे में है जो आपको फाइनेंशियल लेवरेज देंगे आपके पैसे से ज्यादा काम करने के लिए। लेसन: द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हेल्प्स यू पुट रिस्क इनटू पर्सपेक्टिव। दुनिया को कैसे देखते हो, उससे तुम्हारे दुनिया में कैसे बिहेव करते हो, उस पे फर्क पड़ता है। दूसरे शब्दों में, रियलिटी तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा बनता है, तुम्हें एक यूनिक आउटलुक देता है। रिस्क जैसी कॉन्सेप्ट पे सोचो। किसी भी बिहेवियर का परसीव्ड रिस्क अक्सर तय करता है कि तुम वह बिहेवियर करते हो या नहीं। इन्वेस्टिंग फॉर एग्जाम्पल अक्सर रिस्की दिखता है, तो कुछ लोग इन्वेस्ट नहीं करते। आखिर हर्ट होने से बचने का बेस्ट तरीका है फायर से दूर रहना, राइट? रोड क्रॉस करने के बारे में क्या? वह भी रिस्की हो सकता है, लेकिन तुम्हें उस परसीव्ड रिस्क से कितनी बार फर्क पड़ता है। रिस्क पे फोकस करना तुम्हें डरा के रखेगा और सिटी के स्ट्रीट्स पे चलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। रिस्क पे ही फोकस करना तो हेल्पफुल नहीं है। इसलिए रिच डैड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ज्यादा यूजफुल समझते हैं। यहाँ का मुख्य पॉइंट यह है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तुम्हें रिस्क को अलग तरीके से देखने में मदद करता है। 9 में से 10 बिजनेसेस फेल होते हैं और फिर भी लोग नए बिजनेसेस शुरू करते रहते हैं। यह सिर्फ प्राइड की वजह से नहीं है। हर एंटरप्रेन्योर का रिस्क के लिए अलग व्यू और डिजायर होता है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का उपयोग करके वह जान सकते हैं कि वह किस रिस्क के लिए रेडी हैं। हम सबको पता है कि हम जो भी करते हैं उसमें फेल्योर हो सकता है, लेकिन फेल्योर्स और सक्सेस का ओवरऑल कंपैरिजन देखना भी जरूरी है। सीधे शब्दों में, अगर हर नया बिजनेस 9 में से 10 बार फेल होता है,
लेकिन 10वें ट्राई का सक्सेसफुल होना काफी बड़ा है, तो हम पहले 9 ट्राइज में फेल होने की अफोर्ड कर सकते हैं। इस बात को कियोसाकी के बेस्ट फ्रेंड्स में से एक से लो, जो न्यूयॉर्क बेस्ट डे ट्रेडर है स्टॉक मार्केट पे। उसका स्ट्रैटेजी इस रेशियो पे बेस्ट है। वह कभी भी अपने पैसे का 10वां हिस्सा मार्केट पे खेलने के लिए यूज नहीं करेगा। तो अगर उसके पास $200,000 है तो वह $20,000 अलग रख देगा। ये वह लॉस है जिससे वह रह सकता है अगर सब कुछ टेरिबली गलत हो जाए। लेकिन यहाँ पे बात इंटरेस्टिंग होती है। जब डे ट्रेडिंग करता है, कियोसाकी का दोस्त हर 20 ट्रेड्स में से एक पे पैसे कमाने की उम्मीद रखता है। इन चांसेस की वजह से वह अपने ट्रेडिंग पैसे का 20वां हिस्सा हर डील पे रिस्क नहीं करता, जो $1,000 पर ट्रेड है। अगर वह 19 बार हारता है, जो शायद ही होता है, तो वह आखिरी ट्रेड पे अपना पैसा वापस पाने की उम्मीद रख सकता है। हर मार्केट मूव अक्सर उसके ओरिजिनल $20,000 इन्वेस्टमेंट से डबल या ज्यादा कमाता है, तो इस बिहेवियर का रिवॉर्ड रिस्क से आसानी से जीत जाता है। Lesson: Your debt and wealth ratios can help you track your financial health over time. भारी काम का कोई भी दोष नहीं होता, बस सही उपकरण का इस्तेमाल करो। यह है एक गरीब कामकाजी का नारा। लेकिन रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने आर्थिक ज्ञान की यात्रा में यह सीखा कि तुम्हारे उपकरणों की गुणवत्ता मायने रखती है। ये इंसाइट उन्होंने अपने युवावस्था में अपने रिच डैड से सीखा, तब से उनके साथ रही है। अब सोचो कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग के उपकरणों की तरह। इनका सही इस्तेमाल करो और वे एक लेंस बन जाते हैं जो तुम्हें आम आंखों के डेरे से बहुत कुछ दिखा सकते हैं। पिछले ब्लिंक में हमने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर चर्चा की। आज चलिए वह कॉन्सेप्ट्स खोलें जो तुम्हारे धन को ट्रैक करने का टूल किट है, तुम्हारे आर्थिक लीवरेज का राज। अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसा कमाने का नहीं है, बल्कि यह है कि तुम समझ रहे हो कि पॉजिटिव डेब्ट, उपलब्ध संपत्ति और आय का इस्तेमाल करके तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो। मुद्दा यह है, तुम्हारा डेब्ट और वेल्थ रेशियो तुम्हें यह बता सकते हैं कि तुम्हारे आर्थिक स्वास्थ्य को समय के साथ कैसे देखा जा सकता है। पॉजिटिव डेब्ट को उपलब्ध संपत्ति के रूप में इस्तेमाल करने के लिए हम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो पर निर्भर करते हैं। यहाँ रहा उसका तरीका। अगर तुम्हारे पास $100,000 पॉजिटिव डेब्ट्स हैं और $20,000 इक्विटी जैसे कि शेयर्स हैं, तो पहले को दूसरे से डिवाइड करो। इस केस में 100,000 डिवाइडेड बाय 20,000 और वोइला, तुम्हें एक डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मिल गया 5। पहली नजर में वह नंबर शायद कुछ नहीं कह रही होगी, लेकिन यह एक मूल्यवान मैट्रिक्स बन जाता है अपने आर्थिक स्वास्थ्य को मॉनिटर करने के लिए। अगर तुम्हारा रेशियो 10 तक पहुंच जाए तो यह एक लाल झंडा है। तुम्हारा डेब्ट शायद डबल हो गया हो, जबकि इक्विटी स्थिर रही हो, या उम्मीद हो सकता है। इन किसी भी मामले में यह एक संकेत है कि अपनी आर्थिक रणनीति को फिर से मूल्यांकन करें और उसे सही दिशा में मोड़ें। उल्टा चलने पर यह प्रगति की निशानी है। फिर आता है वेल्थ रेशियो, जो तुम्हें तुम्हारी पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम को तुम्हारे खर्च के खिलाफ मापने में कैसे मदद करता है। यहाँ अपनी अप्रत्यक्ष आय को अपने कुल खर्च से डिवाइड करें। मान लो तुम्हें महीने के लिए हर महीने $800 मिलता है स्टॉक्स, शेयर्स या किराए से, और तुम्हारे महीने के खर्च $4,000 होते हैं। इससे तुम्हें एक वेल्थ रेशियो मिलता है 0.2, जिसका मतलब है कि तुम्हारी नौकरी से अलग के स्रोतों से आने वाली इनकम तुम्हारे खर्च का 20% कवर करती है। यह मैट्रिक्स तुम्हें बताता है कि तुम कितने करीब हो बोल्ड फाइनेंशियल मूव्स जैसे जल्दी रिटायरमेंट या एक और नुकसान वाली नौकरी को लेने की क्षमता में। जब तुम्हारा रेशियो 1 पहुंचता है तो यह मतलब है कि तुम ब्रेक इवन पे हो। कोई भी संख्या 1 से ऊपर होने पर मतलब है कि तुम सिर्फ खर्च कवर नहीं कर रहे हो, तुम पूर्ण खर्च कवर करने के बाद भी पैसा बना रहे हो। लेसन: सिंपल गुड हैबिट्स गो अ लॉन्ग वे। हर साल कई किताबें आती हैं जो धन कमाने के तरीके बताती हैं, लेकिन यह अधिकांश समझ नहीं आता कि कौन से लेखक सही हैं और कौन नहीं। बहुत बार पढ़ने को कहा जाता है कि ऐसे कदम उठाओ जो अमल में लाने में कठिन होते हैं, इसलिए लोग इन विचारों का परीक्षण कभी नहीं करते। रिच डैड का एक अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण है। कॉम्प्लेक्स मॉडल्स और स्ट्रेटेजियों से शुरुआत नहीं करें, बल्कि सरल, अच्छी आदतों पर ध्यान दें। अगर कुछ आदतें आपको अमीर बनाती हैं और कुछ आपको गरीब, तो यह समझना लॉजिकल है कि आप पहली को बढ़ाएं और दूसरी को टालें। और यह बात यह है कि ये आदतें शुरू करने में आसान हैं और आपकी आर्थिक स्थिति को सुधार सकती हैं। तो यहाँ का मूल मंत्र है, सरल, अच्छी आदतें बहुत कुछ कर सकती हैं। अब चलिए चर्चा करते हैं 2 ऐसी आदतें जो रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी धन सफलता का श्रेय देते हैं। सबसे पहली आदत है सीखने की, जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण आदत होगी।
हम एक डायनामिक और फ्लूइड इंफॉर्मेशन एज में जीते हैं। यह 20वीं सदी से अलग है, जो एक औद्योगिक युग था। पहले लोगों को एक निर्धारित संख्या के कौशल सीखने के लिए सिखाया जाता था और फिर उन्होंने अपनी कामी का ज्ञान लागू किया। लेकिन आज का युग अलग है। हमें हमेशा सीखने की आवश्यकता है। परिवर्तन लगातार और अनिवार्य है। जो कल काम करता था वह कल नहीं काम करेगा। इससे हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारे दिमाग के ज्ञान में है। दूसरे शब्दों में, वास्तव में मायने वही हैं जो सच्ची बातें हैं जो दूसरों को दिखाई नहीं देती। चाहे आप किताबें पढ़ रहे हों, सेमिनार्स अटेंड कर रहे हों या फिर अलग अलग उद्योगों के लोगों से बातचीत कर रहे हों, कुंजी यह है कि आप जिज्ञासु रहें और सुनिश्चित करें कि आप हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं। नए ज्ञान, दृष्टिकोण और विचार प्राप्त करना खुद पर निवेश करने का एक तरीका है। यह आपको दूसरों से पहले अवसरों को पहचानने में मदद करता है। इन सभी अवसरों के होराइजन पर आपको संभावना है कि आपको सकारात्मक कर्ज जैसे नए साधनों की आवश्यकता होगी, जिससे हम पहुंचते हैं दूसरी आदत पर, एक अच्छे बुककीपर पर निर्भर करें। अधिकांश लोग ऋण के लिए योग्यता नहीं रखते क्योंकि उनके पास खराब वित्तीय रिकॉर्ड्स होती हैं। अंत में, यदि आप नहीं सिद्ध कर सकते कि आप अपने पैसों को प्रबंधित करने में सक्षम हैं, तो कुछ लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। एक बुककीपर का काम यह है कि वह योग्यता से वंचित करें और दिखाएं कि आप अपनी आय, खर्च, संपत्ति और देने जमाने को ठीक ढंग से रख रहे हैं। यह आपकी आर्थिक लीवरेज बढ़ाने में मदद करता है, जिससे आपको सकारात्मक कर्ज जैसे नए साधनों का उपयोग करने का मौका मिलता है। Lesson: Using debt to buy assets can give you an infinite return. 1 मिनट रुको। क्या कर्ज एक लीवरेज का रूप है? यह दावा उलट लगा सकता है। आखिर में, अधिकांश लोग बहुत सारा समय और ऊर्जा खपाते हैं कर्ज से बाहर निकलने में, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल किया गया कर्ज एक उपयोगी उपकरण है जो तुम्हें अमीर बना सकता है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि तुम अच्छे या बुरे कर्ज में जा रहे हो। तो अंत में अंतर क्या है? एक शब्द में, अच्छा कर्ज आय उत्पन्न करता है, जबकि बुरा कर्ज मौजूद आय को खत्म करता है। पहले केस में कर्ज तुम्हारे लिए काम कर रहा है, दूसरे में तुम उसके लिए काम कर रहे हो। यहाँ का मुख्य संदेश यह है, संपत्ति खरीदने के लिए कर्ज का इस्तेमाल तुम्हें एक अनंत लाभ दे सकता है। बहुत से लोग पैसा उधार लेते हैं जिससे वे जिम्मेदारियां हासिल करते हैं, चीजें जो उन्हें और पैसा लगाती हैं। वे क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल महंगे हॉलिडे फाइनेंस करने के लिए करते हैं और कार खरीदने के लिए लोन लेते हैं। इस कर्ज की सेवा इनके पेचेक्स से एक भारी हिस्सा ले लेती है। लेकिन कर्ज को भी संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, चीजें जो आय उत्पन्न करती हैं। कर्ज से खरीदने के लिए सबसे अच्छी संपत्ति वस्तु निजी प्रॉपर्टी है। यह या तो वह वस्तु हो सकती है जो तुम नई बेचने का इरादा रखते हो, या फिर वह जगह जो तुम किराए पे दे सकते हो। चलिए देखते हैं कि कियोसाकी ने कैसे कर्ज से व्यवसाय किया। 1974 में कियोसाकी ने हवाई में एक छोटा सा बीच फ्रंट कॉन्डो ढूंढा जिसे $18,000 में बेचा जा रहा था। उस समय वह बैंकरप्ट था, इसलिए उसने नकद उधार लिया। उसके बैंक ने उसे $16,000 का लोन दिया और उसने $2,000 का डाउन पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया। प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के बाद उसने उसे किराए पे दिया। रकम सिर्फ कियोसाकी के लोन और क्रेडिट कार्ड के भुगतान, ब्याज और व्ययों को कवर नहीं करती थी, बल्कि यह हर महीने $25 की मासिक आय उत्पन्न करती थी, जो आज के हिसाब से $130 के बराबर है। अब वह बिल्कुल भी एक राजा का रंसम नहीं है, लेकिन सिद्धांत महत्वपूर्ण है। याद रखो, कियोसाकी ने अपने खुद के पैसे का एक पैसा भी नहीं खर्च किया था, फिर भी उसने सभी खर्चों, लोन सहित, को ढक दिया और आय उत्पन्न की। वित्तीय में इसे एक अनंत लाभ कहा जाता है। हम इसे बस मुफ्त पैसा ही कह सकते हैं। यहाँ का सबक सिंपल है। अगर तुम सही तरीके से उधार लेते हो तो तुम दूसरों के पैसे का इस्तेमाल करके खुद को अमीर बना सकते हो। इन प्रैक्टिस, यह आमतौर पर आय उत्पन्न करने वाली रियल एस्टेट में निवेश करने का मतलब है, जो हम अगले पर विचार करेंगे। Lesson: If you want to find the right property, you have to look at a lot of duds. एक शानदार रियल एस्टेट सौदा कैसे करें, यह उसे पहचानने का खेल है जिसे दूसरे नजरअंदाज करते हैं। और घबराइए नहीं, यह उतना कठिन नहीं है जितना सुना जा सकता है। यद्यपि इसमें अपने विशेषताओं और वैचारिक समस्याओं के साथ है, रियल एस्टेट अन्य चीजों की तरह है जो आप खरीदते हैं। बस एक छुट्टी, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
या एक जोड़े स्नीकर्स पर सर्वोत्तम सौदा करने की तरह आपको इसे देखना होगा और प्लंज लेने से पहले ऑफर्स की तुलना करनी होगी। तो अगर आप वास्तविक एस्टेट मार्केट को समझना चाहते हैं तो आपको कई संपत्तियों को देखना होगा। रिच डैड ने किसी भी संभावित निवेश का मूल्यांकन करने के लिए 100-10-3-1 विधि की सिफारिश की है। इसका मतलब है कि 100 संपत्तियां देखना, उनमें से 10 पर ऑफर देना, 3 विक्रेताओं को अपने ऑफर से सहमत होना और अंत में उनमें से एक को खरीदना। यहाँ का मुख्य संदेश स्पष्ट है। यदि आप सही संपत्ति ढूंढना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी गड्ढियों को देखना होगा। 100-10-3-1 विधि आपको निवेश बाजार के काम करने के बारे में ही नहीं सिखाती है, यह पीड़ादायक गलतियों से दूर रहने का एक सुरक्षित तरीका भी है। कियोसाकी के एक दोस्त से सीखें जो इस विधि का उपयोग किए बिना ही रियल एस्टेट में निवेश करने का निर्णय लिया। उन्होंने सैन डिएगो के पास एक बीच फ्रंट कॉन्डो खरीदा जिसे उन्होंने केवल 2 इकाइयों की जांच करने के बाद किया था, जो एक ही कॉम्प्लेक्स में थीं। 2 साल बाद उसका महीने का नुकसान $450 से अधिक था। होमओनर्स एसोसिएशन ने अपने रखरखाव शुल्क को बढ़ा दिया था और यह साबित हुआ कि उसे शुरुआत में उम्मीद थी उसके किराए पर ज्यादा चार्ज करने की, और बुरा हुआ, बेचना एक विकल्प नहीं था क्योंकि उसने कॉन्डो को उसने किसी भी व्यक्ति की पेशकश से $25,000 अधिक में खरीदा था। उसे यह सब बचा जा सकता था अगर उसने सिर्फ स्थानीय बाजार का अनुसंधान करने का समय निकाला होता। रिच डैड के इस कहानी के सिखाए जाने वाले हिस्से के अनुसार आपको एक हंसम प्रिंस को ढूंढने से पहले बहुत सारे मेंढों को चुनना होगा। बहुत से लोग संभावित निवेशों की तुलना में काफी समय नहीं बिताते। इसके बजाय वे आंदोलन, गरम सुझाव या अफवाहों पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन हमने देखा है कि कियोसाकी के दोस्त के मामले में जो मेंढों को चुनने से नफरत करते हैं, वे अक्सर पहले उन अम्फिबियन के साथ एक असंतुष्ट विवाह में बंध जाते हैं। Lesson: Problems can be opportunities. हर किसान के पास एक कहानी होती है, वह जो छूट गया। रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स दूसरी ओर एक कहानी है उनके पास जो सब नजरअंदाज कर रहे थे कि एक सही संपत्ति पकड़ने के बारे में। रॉबर्ट कियोसाकी और उनकी पत्नी किम कोई भिन्न नहीं है। उनके लिए यह पेंसिल्वेनिया में छुट्टी पर होली कैबिन थी जो उन्होंने ढूंढते वक्त पाई थी। कियोसाकीस अपने हॉलिडे पर 100-10-3-1 मेथड को लागू करने का कोई अनजाना नहीं है। आप कभी नहीं जानते कि अवसर कहां मिलेगा, और ये क्यों न देखें कि अन्य शहरों में क्या बिक रहा है। इस संपत्ति ने उन्हें सिर्फ एक कैश काउ बना नहीं दिया था, बल्कि इसने उन्हें रियल एस्टेट में निवेश करने के बारे में एक अमूल्य सीख सिखाई थी। सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी संपत्ति में समस्याएं हैं, इसका मतलब नहीं है कि आप उन समस्याओं को पैसे में नहीं बदल सकते। यहाँ का मुख्य संदेश है, समस्याएं अवसर बन सकती हैं। जब वे 90 के दशक के आखिरी समय में पेंसिल्वेनिया में हाइकिंग कर रहे थे, तब कियोसाकीस ने स्थानीय रियल्टर के कार्यालय में जाकर देखा कौन कौन सी घरेलू बिक रही हैं। केवल एक संपत्ति ने उनका ध्यान बाधित किया, एक डाउन कैबिन 15 एकड़ जमीन के साथ अनूतन मांग में $43,000 में थी। कैबिन इतनी सस्ती क्यों थी? प्रॉपर्टी का कुआं पूरे समय निवासियों को स्थायी रखने के लिए पर्याप्त पानी नहीं बनाता था। हतप्रे कियोसाकीस ने खुद देखने का निर्णय लिया। यहाँ वहां घूमने के बाद उन्होंने एक कुआं विशेषज्ञ से सलाह ली। पता चला कि कुआं ने पानी प्रदान करने के लिए काफी पानी प्रदान किया था। वास्तविक समस्या यह थी कि यह पानी की मात्रा वर्ष के समय पर निर्भर करती थी। कुछ महीने दूसरों से कहीं कम मिलता था। इसका सुधारने का एक आसान उपाय था 3000 गैलन के होल्डिंग टैंक्स लगाना, जिससे कीमती महीनों के लिए सरप्लस पानी रखा जा सकता है। इस ज्ञान को अपने पास रखते हुए जोड़ा ने $24,000 का ऑफर दिया। मालिक, जो सालों से कैबिन बेचने की कोशिश कर रहा था, ने स्वीकार किया। सौदा होने के बाद कियोसाकी ने मालिक के साथ संपत्ति पर लौटा। 2 होल्डिंग टैंक्स ने उसे केवल $5,000 का पड़ गया। इंस्टॉलेशन के 1 महीने बाद कियोसाकीस ने कैबिन को बेचने का निर्णय किया, जो अब पूरे परिवार की वार्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी पानी था। यह कुछ हफ्तों के भीतर ही एक युवा जोड़ी ने खरीद लिया जो पहाड़ों में अपना सपना होम ढूंढ रहे थे। अंतिम मूल्य $66,000 यानी $37,000 का लाभ। यह एक सीख है जो कियोसाकी कभी नहीं भूलते हैं। थोड़ी सी सब्र और रचनात्मक सोच के साथ समस्या वाली प्रॉपर्टीज इन्वेस्टर्स को विशाल लाभ दे सकती हैं। Final summary. लीवरेज का असर देखो, दुनिया घूमती है
और यह कोई हैरत की बात नहीं है कि यह भी समझाता है कि सफल उद्यमियों अपने पैसे कैसे कमाते हैं। कुछ उद्यमियों आइडियाज का लीवरेज करते हैं, जैसे कि जोखिम मुआवजा अनुप्रयोग, एक मानसिक उपकरण जो निवेश का असली जोखिम को प्रकाशित करता है। दूसरे क्रेडिट का लीवरेज लेते हैं। इसके बावजूद कर्ज आपको सचमुच पैसे कमाने में मदद कर सकता है अगर आप इसे सही चीजों पर खर्च करते हैं। इसे रॉबर्ट कियोसाकी से सीखो, जो अपनी धन सृष्टि को बनाने में दूसरों के पैसे का इस्तेमाल करके वास्तुओं जैसे वस्तुओं या रियल एस्टेट खरीदने में किया। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल बुक बाइट्स के साथ जुड़ना चाहते हैं और नई किताबों के बारे में सीधे सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।